सभापति महोदय, आज सदन के माननीय सदस्यों ने लगभग 50 आदमियों ने, माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे और कई 3-4 माननीय सदस्यों ने सदन की मेज पर अपना उद्बोधन रखा। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने बड़े उपयोगी सुझाव दिए और जलदाय विभाग से संबंधित उन्होंने समालोचना भी की। मैं उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मांग संख्या 27 पेयजल निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है और इसके बारे में हमारे यहाँ कहा गया है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम न सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसका अर्थ ये है कि जल, अन्न और सुभाषित ये 3 ही रत्न हैं। बाकी मूढ़ लोग पत्थर के टुकड़े को, पाषाण को रत्न समझ रहे हैं। इसलिए हमारे पुरखों ने, मनीषियों ने हमेशा जल को प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से एक समुन्नत तरीके से उनको संरक्षण करके रखा। मेरे से पूर्व कई वक्ताओं ने ये बात कही थी कि घी मिल सकता था, घी डोलने पर, घी के गिरने पर कोई नाराज़ नहीं होता था, लेकिन जल के अव्यय पर लोग, बुजुर्ग लोग रुष्ट हो जाते थे और गुस्सा करते थे। जल रत्न है और जैसे कहा गया है, राजा जोगी अगन जल, उनकी उल्टी रीत, डरते रहिए परशुराम जी थोड़ी पाड़े प्रीत। और हमारे वेदों में खास तौर से कहा गया है, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसुओ देवता, रुद्रा देवता, दित्या देवता, वरुणो देवता, वरुण यानी जल, इसको देवतुल्य माना गया है। हमारे बुजुर्गों को यदि हम पितृपक्ष में, अथवा कई लोग जो ऐसे होते हैं वो 365 दिन तर्पण करते हैं, जल से तर्पण करते हैं और जल से तर्पण करते हैं, उनकी 3 पीढ़ियाँ पितृपक्ष की और ननियाल पक्ष की तर जाती है। और जो लोग कुएं, बावड़ी या तालाब खुदवाते थे, उनकी 7 पीढ़ियाँ तर जाती थी। तो जल का महत्व निश्चित रूप से हमारे शास्त्रों में है, हमारी वैदिक संस्कृति में है और ख़ास तौर से जल ही जीवन है। जल है तो कल है, आप लोगों ने अभी बोला था, ये बात सही है। जल से ही हमारी खुद की जीवनचर्या चलती है। वनस्पति, औषधि, पशु पक्षी, जीव जंतु, समुद्री जीव, सभी जल के ऊपर ही एक तरीके से सारा जीवन निर्भर करता है। इसलिए जल को बचाना आज के युग की आवश्यकता है। मैं हमेशा जब जल के बारे में बोलता हूं तो 2 काम करने बहुत ज़रूरी है, जल का संरक्षण और जल की बचत। सभापति महोदय, जल का संरक्षण का मतलब प्रकृति से जो बादल बरसते हैं उसकी एक एक बूंद को हमको संचय करके रखना है। इसलिए जो भी कुएं खोदते हैं, मैंने अपने विभाग के लोगों को भी निर्देश दिए हैं, अधिकारियों को, कि जहाँ जहाँ कुएं खोदे जाते हैं वहाँ जल संरक्षण का काम सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, ताकि वर्षा का जल संरक्षित हो सके और कुएं का पानी नहीं खूटे। नहीं तो हमारे यहाँ मारवाड़ी में कहते हैं ना, खावते खावते कुएं ही खूट जाए। इसलिए जल संरक्षण जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक पानी को सुरक्षित नहीं रख सकेंगे। इसलिए जल संरक्षण बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार कृषि में भी हम इजराइल पद्धति को क्यों महत्व दे रहे हैं, क्योंकि वो बूंद बूंद खेती करते हैं, जड़ में कैसे पानी जाए और उसके नीचे भी ड्रेन निकाल देते हैं। फालतू पानी निकल के जो आता है, जड़ को सिंचित करने के बाद उसका फिर पुनर्उपयोग लेते हैं। इसलिए खेती में भी जल को बचाना जरूरी है। और बरसात के पानी को, हमारे यहाँ पहले पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, हर घर में, शहर हो या गांव हो, घर में पानी की जो कुंडी होती थी, टाँका होता था, जल कुंड होते थे, उनसे बरसात के पानी का संरक्षण किया जाता था और पूरे 1 वर्ष पर्यंत, बल्कि कई जगह तो 1.5-2 साल तक की वर्षा जल को इकट्ठा करके रखा जाता था। कुएं, बावड़ी, तालाब ये बनाए जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, जल संरक्षण की जल के दुरुपयोग का ज़माना शुरू हो गया है। लोग शावर के नीचे नहाएंगे,
सैकड़ों लीटर पानी का दुरुपयोग कर देंगे। हमारा जो स्नानघर है वो जल के दुरुपयोग का सबसे बड़ा आज स्रोत बन गया है। पानी का आप मंजन करेंगे, 1 गिलास से भी मंजन हो सकता है, टोंटी चलती रहेगी तो 10-12 गिलास फालतू चली जाएगी। इसी प्रकार हम अपने बाथरूम में यदि छोटी आवश्यकता के लिए जाएंगे 10 बार, और 10 बार में 5-5 लीटर पानी को एक तरह से अपव्यय कर देंगे, और बड़ी आवश्यकता के लिए जाएंगे तो भी उतना पानी खर्च होगा। तो मैं सारे माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में हमारे अधिकारियों के सहयोग से तमाम गांव के और घरों के जितने भी टॉयलेट्स हैं उसमें डबल बटन की टंकी लगवाएं। उससे पानी की बचत होगी और कल हमारा सुरक्षित रहेगा। नहीं तो जैसा माननीय सदस्य चिंता कर रहे थे कि अगला विश्व युद्ध पानी के कारण होगा, और पानी को बचाएंगे तो विश्व युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और कम से कम भारत के लोग सुरक्षित रहेंगे, उनके पास जल की कोई कमी नहीं रहेगी। जहाँ तक भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसका लगभग 10.4% राजस्थान में है, और भूगर्भ में जल जो हमारा है 1.14% है। हमारी जनसंख्या देश की जनसंख्या की 5.5% है, और भूगर्भ जल नहीं है, सतही जल तो करीब करीब नगण्य के बराबर है। ऐसी परिस्थिति में हमको सबसे पहले ये विचार करना होगा कि राजस्थान के गाँवों को, शहरों को, कस्बों को पानी पिलाने के लिए सतही जल लाना होगा। इसीलिए हमारे पुराने नेताओं ने, खास तौर से मैं इस अवसर पर मोहनलाल जी सुखाड़िया को याद करना चाहूँगा। उन्होंने गोविंद बल्लभ जी पंत को लाकर और इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शुरुआत की। आज उससे लगभग 16 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी, और आप देख रहे हैं कि चूरू, नागौर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, इन तमाम क्षेत्र के इलाकों में, जोधपुर में और आगे रोड तक पानी पहुंचेगा, पाली, वहाँ तक पानी उपलब्ध होगा। इसी प्रकार यमुना का जल हरियाणा हमको दे नहीं रहा है। सौभाग्य से हमारे राजस्थान के ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी साहब हैं, उनसे हम सब लोग बातचीत करके यमुना का पानी हरियाणा से बातचीत करके यदि ले आएँ तो शेखावाटी इलाके में पीने के पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। नर्मदा का जल हमारे पश्चिमी राजस्थान में जालोर और इसके आसपास के क्षेत्र में आया है, उससे भी काफ़ी लाभ मिला है। लेकिन पिछले शासनकाल में जो कंपनियां वहाँ पे काम कर रही थी, SPML, गैमन, प्रतिभा, इन्होंने पूरा काम नहीं किया। योजनाएं बहुत अच्छी थी, लेकिन उनके बीच में काम छोड़ देने से, बीच में कार्य को अधूरा छोड़ देने से वहाँ के लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। इसलिए हम इन तमाम योजनाओं के बारे में पुनरीक्षण कर रहे हैं, इसकी समीक्षा कर रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि जितना काम हो गया है या तो वापस आके वो कंपनियां काम करें, नहीं तो किसी रिसाइन करें, और इन योजनाओं को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इसके अलावा ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट 13 जिलों को, पूर्वी राजस्थान के जिलों को पानी देने वाली स्कीम है। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के चुनाव के वक्त में ये कहा था कि इसको राष्ट्रीय योजना बनाएंगे। हम सब उम्मीद करते हैं कि बहुत शीघ्र माननीय प्रधानमंत्री जी इसको राष्ट्रीय योजना के रूप में घोषित करें। इससे 13 जिलों को और उनके गांवों को पानी सुलभ होगा। ये 37,249 करोड़ रुपए की DPR बना करके हमने उनको भेज रखी है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस योजना को वे मंजूरी देंगे, और इस योजना को मंजूरी मिलेगी तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि पूरी राजस्थान में आने वाले 100 वर्षों में भी कभी पेयजल की कमी नहीं आएगी। और इसके साथ साथ ईसरदा प्रोजेक्ट, जिससे दौसा को और इसके आसपास के जिलों को पानी मिलेगा, इसकी स्कीम के अंतर्गत आगे आने वाले में जमुआ रामगढ़ को भी उस पानी से जोड़ने की स्कीम है। तो ये जो स्कीम्स है, इनके लिए जल संसाधन विभाग और पेयजल से संबंधित विभाग दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। तो परवन नदी का पानी हाड़ौती क्षेत्र में आ रहा है, परवन डैम का काम बहुत तेजी से चल रहा है। इन स्थानों पर पेयजल जब सुलभ हो जाएगा तो निश्चित रूप से हाड़ौती क्षेत्र के भी जो इलाके, चंबल
के अलावा वंचित हैं वहाँ पर पानी पहुँच सकेगा। मैं इस अवसर पर ख़ास तौर से ये भी सदन को बताना चाहता हूँ कि 2017 में एक सर्वे हुआ था, उसमें राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र जो हैं सेफ़ हैं, कौन डार्क जोन में हैं, कौन क्रिटिकल है, तो आपको बताना चाहूँगा 295 ब्लॉक उस समय थे, अब तो बढ़ गए हैं ब्लॉक्स। उसके अंतर्गत 45 ब्लॉक ऐसे हैं जो सेफ जोन में आते हैं, 29 सेमी क्रिटिकल हैं, 33 क्रिटिकल हैं, 185 ओवर एक्सप्लॉइटेड है, अतिदोहित है, और 3 सेलाइन क्षेत्र हैं जिसमें खाजूवाला, तारानगर और अपने रावसर आते हैं। पेयजल के लिए विगत 22 वर्षों में राजस्थान में 51,000 करोड़ से ऊपर की राशि व्यय की जा चुकी है। और ये भी हम लोगों को ध्यान में रहना चाहिए कि देश के कुल लवणता प्रभावित क्षेत्र जो हैं उनका 95% हिस्सा राजस्थान में है, और जो फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र हैं 59% क्षेत्र राजस्थान में है। नाइट्रेट प्रभावित क्षेत्र भी देश के 80% हमारे यहाँ है। इस प्रकार 14,480 गांव क्वालिटी अफेक्टेड हैं। इन सब का ध्यान में रखते हुए सभापति महोदय, हमने डीफ्लोरिडेशन प्लांट, आरओ प्लांट वगैरह राजस्थान में लगाए हैं, जिसकी जानकारी मैं आगे दूंगा। खास तौर से जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की, और मैं सदन को बहुत ही गंभीरता के साथ आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि 2013 से पहले जितने भी डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट थे उनमें 100% ग्रांट केंद्र सरकार के द्वारा हमको मिलती थी, और 90% ग्रांट हमको अन्य हमारे जो ज़िले हैं उनके लिए मिलती थी। उसको धीरे धीरे 60:40 किया, और जल जीवन मिशन आया तब उसमें 40:40, 45:45, यानी 45% केंद्र का, 45% राज्य का और 10% गाँव का। मैं माननीय सदस्यों से बहुत विनम्रतापूर्वक आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूं कि क्या 10% गाँवों के लोग इसमें अपना सहयोग कर सकते हैं? आप बोले या ना बोलें, लेकिन इसका उत्तर ना में आएगा। तो इसलिए राजस्थान की विशेष भौगोलिक परिस्थिति और सेमी और एरिड जोन और सेमी एरिड जोन के रूप में राजस्थान के 12 जिले परिभाषित हैं, जहां पर 2/3 जनसंख्या रहती है, 2/3 क्षेत्रफल आता है। ऐसी स्थिति में हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है बहुत बड़ा है। आज राजस्थान देश का सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला राज्य है। ऐसे में हमको चाहिए कि हम सब लोग मिलकर केंद्र सरकार से मिलकर निवेदन करें कि जो जल जीवन मिशन में राजस्थान का हिस्सा है वो 10% किया जाए, और 90% हिस्सा जो है केंद्र सरकार पे। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि केंद्र शासित जो प्रदेश हैं और जहाँ विधायिका नहीं है वहाँ 100% ग्रांट केंद्र सरकार दे रही है, और जहाँ विधायिका यानी असेंबली है और केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ 90% एड केंद्र सरकार दे रही है। ऐसी परिस्थिति में राजस्थान जैसी स्थिति कहीं भी नहीं है। आज पहाड़ है, वहाँ पानी है, बर्फ है, सब कुछ है, लेकिन हमारे यहाँ तो पानी ही सबसे बड़ा संकट है। रेगिस्तान में क्या मिलता है? या तो रेत के टीबे मिलते हैं, और या हमको जो है सांप और बिच्छू और कांटे जहरीले जानवर मिलते हैं। तेल निकला है, वो तो हमारा सौभाग्य है, इससे राजस्थान का भाग्य चेंज होगा। पहाड़ी इलाके को भी 90% पैसा दिया गया है। तो पानी का आधार तो ये होना चाहिए कि उसके पास पानी कितना है। सबसे कम पानी राजस्थान के भूगर्भ में है। ऐसी परिस्थिति में मैं इस सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से और हमारे जल संसाधन मंत्री केंद्रीय श्री गजेंद्र सिंह जी से आग्रह करता हूं कि सदन की भावनाओं का आदर करते हुए इस रेशो को बदले और 90% एड राजस्थान को मिलनी चाहिए। समझ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी 3 बार पत्र लिखे हैं। यहाँ राजस्थान में वे जब आए थे और हमने उनसे मीटिंग की थी, तब भी उनसे ये आग्रह किया था कि राजस्थान को आप 90% ग्रांट दें। वो सैद्धांतिक रूप से सहमत भी हैं, लेकिन वो कहते हैं इसके संबंध में वित्त विभाग और प्रधानमंत्री जी से बात करनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि आप सारे सदन के लोग, मैं विवेकानंद जी का एक मुझे कोटेशन याद आता है,
अवेक, अराइज एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करते। आज पूरे सदन को उठकर खड़ा होना चाहिए और राजस्थान के हक के लिए सारे लोगों को सर्वसम्मत मांग करनी चाहिए कि राजस्थान को जलदाय योजनाओं के अंतर्गत हमारा हिस्सा 90% किया जाए, जो पहले था 100% हिस्सा था। सभापति महोदय, हम तो 90% मांग रहे हैं। और ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को जो है राष्ट्रीय योजना का दर्जा मिले तो निश्चित रूप से राजस्थान का भला होगा और राजस्थान पेयजल योजना में कहीं भी पीछे नहीं रहेगा। मैं इस अवसर पर खास तौर से ये जो जल जीवन मिशन आया है, इसके लिए हमने 3 प्रकार की कमेटियां बनाई हैं। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन, ग्राम जल एवं स्वच्छता मिशन। राज्य स्तर की कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं और स्टेट लेवल सैंक्शन कमेटी के अध्यक्ष हमारे ACS PhD हैं। जिला स्तर की कमेटी के अध्यक्ष जिला कलेक्टर हैं और ग्राम जल एवं स्वच्छता मिशन के जो है, जहाँ यदि पंचायत हेडक्वार्टर पे है तो वहाँ का सरपंच, और पंचायत हेडक्वार्टर नहीं है तो वहाँ का वार्ड पंच, जिस गांव का पंच है उस वार्ड पंच को बनाया गया है। इस प्रकार करीब 40,000 से अधिक गांवों में ग्राम जल एवं स्वच्छता मिशन बन चुके हैं। इस वर्ष 5,68,000 घरों को कनेक्शन दे दिए गए हैं। जल जीवन मिशन के तहत अब तक हमारी कमेटीज़ ने 12,755 गांवों में 36 लाख परिवारों को घरेलू जल संबंध जारी करने हेतु 22,000 करोड़ की 52 बृहद परियोजनाएं एवं 1891 में एकल क्षेत्रीय ग्रामीण पेयजल योजनाएं स्वीकृत कर दी है और इसके परिणाम आगे आने वाले समय में आएंगे। अभी कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि आपने पैसा बचा लिया, ये कर लिया। देखिए, केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में योजनाओं के बारे में एडवांस पैसा आता रहता है और लगता रहता है। मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ, आपकी स्वयं की पिछली सरकार और हमारी सरकार का एक अनुमान के अनुसार 5,073 करोड़ रुपया बकाया था जब हमने सरकार में यहाँ पे हमने PhD का पद संभाला था, मैंने मंत्री के रूप में उस समय। और ये मैंने माननीय जल संसाधन मंत्री केंद्रीय सरकार से आग्रह किया था कि ये पैसा तो हमको दिलाओ कम से कम। तो ये पैसे जो हैं किसने कब दिए, क्या दिए, इसका ये क्रम चलता रहता है सभापति महोदय। जहाँ तक वित्तीय वर्ष 2021-22 का जो बजट है, इसके बारे में पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने क्या 19,000 का इनका बना दिया। अरे उन्होंने DPR बनाने की बात की, उसको बजट में जोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा बजट है 10,024.18 करोड़ रुपए का। इसमें प्लान का बजट है 6,314.26 करोड़, नॉन प्लान का बजट है 3,709.91 करोड़। और इसमें 3 मुख्य हमारी योजनाएं रहती है। एक तो स्पेशल प्रोजेक्ट, जो जैसे चंबल परियोजना से, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से अथवा और किसी बांध से चलने वाली जो योजनाएं हैं, तो वो मतलब वृहद शहरी जल योजनाएं, ग्रामीण पेयजल योजनाएं और स्पेशल प्रोजेक्ट से 3 प्रकार के प्रोजेक्ट्स हैं। वृहद पेयजल योजना के माध्यम से सतही जल स्रोत से 15 शहर 2,990 ग्राम और 2,782 ढाणियों को पेयजल सुलभ हो सका है। हमारे बजट घोषणाओं को मैं अभी यहाँ रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन लास्ट बोलने से पहले आपसे जो घोषणाएं बाकी रह गई थी उनके बारे में जरूर जिक्र करना चाहूँगा। हमारा जो समय समय पर ये जो बृहद परियोजनाओं की जो घोषणाएं की है, उससे 1,428 ग्राम 1,891 ढाणियाँ लाभान्वित होगी और जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2,285 करोड़ की 6 योजनाओं के अंतर्गत कार्य होगा। हमारा कंटिंजेंसी प्लान हमने फरवरी में ही एक तरह से स्वीकृत कर दिया था। आपने देखा होगा पिछले वर्ष भी हर कलेक्टर के पास हमने 50-50 लाख रुपए की राशि कंटिंजेंसी प्लान के अंतर्गत दी थी। इस बार भी हमने हमारे एडिशनल चीफ इंजीनियर ऑफिस को 50 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। वो जिला स्तर की जिला कलेक्टर
के साथ जो मीटिंग होती है उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों की राय से कंटिंजेंसी प्लान के अंतर्गत कहाँ कहाँ हैंडपम्प की मरम्मत करनी है, कहाँ पाइपलाइनों को ठीक करना है, कहाँ ट्यूबवेल जो है उसको गहरा करना है, अथवा जो भी कंटिंजेंसी प्लान में मान लीजिए कहीं पिवाई करनी पड़ेगी तो ट्रक या ट्रैक्टरों के माध्यम से पिवाई करने का काम करेंगे। इसके लिए हमने 500 से अधिक वाहन की स्वीकृति, 2500 से अधिक संविदा कर्मियों की स्वीकृति जारी कर दी है। इसके अलावा आपको मैं ये जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे जो राजस्व गांव हैं 43,364 और 78,614 ढाणियाँ, इनमें विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से हम आने वाले वक्त में ये कोशिश करेंगे कि जल जीवन मिशन जो 2024 में पूरा होने वाला है उससे पहले यदि 90% राशि मिली तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे राजस्थान में हम हर घर को जल कनेक्शन से जोड़ देंगे। लेकिन यदि 90% पैसा नहीं मिला तो ये हरक्यूलिन टास्क है। हरक्यूलिन टास्क में इसलिए कहता हूं कि पूरे राजस्थान में इस योजना को पूरा करने के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी, जबकि जल जीवन मिशन के लिए 3.5 लाख करोड़ का प्रावधान केंद्रीय सरकार ने कर रखा है। तो हो सकता है आगे बढ़ जाए, लेकिन मेरा सदन को ये बताना फर्ज है कि 2 लाख करोड़ में यदि 50-50 पैसा खर्च करना पड़ा तो हमको 1 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता आने वाले समय में होगी, और यदि 10% हमको देना पड़े तो केवल मात्र 20,000 करोड़ रुपए देना होगा। सभापति महोदय, 20,000 करोड़ तो राजस्थान का वित्त विभाग अलाउ कर सकता है, लेकिन 1 लाख करोड़ रुपया देना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप सब लोग मेरा सहयोग करें तो निश्चित रूप से राजस्थान में हम 55 लीटर पर डे के हिसाब से जो जल जीवन मिशन की योजना बनी है उसमें पूरे राजस्थान के गांवों को लाभान्वित कर सकते हैं। वरना इस योजना को पूरा करना मैं समझता हूं बहुत टेढ़ी खीर होगी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र हेतु हमने 42 करोड़ रुपए की राशि कंटिजेंसी प्लान में रखी है। शहरी क्षेत्रों के लिए 28 करोड़ और नहरबंदी जो आ रही है उस क्षेत्र के लिए 24.82 करोड़ रुपए की राशि कंटिजेंसी प्लान में हमने स्वीकृत की है। इसलिए वर्ष में हमने 2 लाख पंपों की मरम्मत की और पूरे 2 वर्ष में लगभग 4 लाख से ऊपर हैंडपम्प की मरम्मत का काम हमने किया है। 1 अप्रैल 2020 से शहरी और ग्रामीण जो भी क्षेत्र थे उसमें हमने करीब करीब ये समझिए 2074 नए नलकूप और 4,455 नए हैंडपम्प चालू किए हैं। सभापति महोदय, हमने आरओ प्लांट के लिए 290 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, उससे 834 आरओ प्लांट जो है वो स्वीकृत किए गए, लेकिन हमने इसकी तुलना में 934 आरओ प्लांट अब तक स्थापित कर दिए हैं। सौर ऊर्जा आधारित बोरवेल पंपिंग सिस्टम 2742 स्वीकृत किए, 1261 स्थापित कर दिए। पिछले 2 वर्षों में 223.35 करोड़ की लागत से 16 DFU स्वीकृत किए थे और उसमें 1392 जो है वो हमने चालू कर दिए हैं। 840 तक खत्म, अभी तक तो 22 ही हुए हैं। सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में खास तौर से बताना चाहूँगा। 1288 सौर ऊर्जा आधारित डीफ्लोरिडेशन यूनिट, 5,711 नलकूप, 12,707 नए हैंडपम्प 2 वर्षों में, 4.98 लाख खराब हैंडपम्पों की मरम्मत 2 वर्षों में। जल की गुणवत्ता की जांच की मरम्मत के लिए 33 जिलों में हमने लैब बनाए हुए हैं और 20 चल लैब्स हैं। जो मोबाइल लैब्स हैं वो समय समय पर तहसीलों में, गाँवों में पानी की जांच करती है, कहाँ फ्लोराइड अधिक है, कहाँ नाइट्रेट अधिक है और कहाँ लवण की मात्रा अधिक है, इसकी जांच करके और उसके आधार पर उसकी शुद्धता के लिए काम करती हैं। शहरी पेयजल योजनाएं 222 शहरों और कस्बों की
जिसमें 28% शहरों को सतही जल स्रोतों से जोड़ने की योजनाएं हैं, 50% भूजल और 22% मिश्रित भूजल और सतही दोनों को सम्मिलित करके है। 2018 से अब तक 1804 नए कार्य हमने शुरू किए थे, उसमें 1941.36 करोड़ के कार्य स्वीकृत किए गए। इस अवधि में 913.40 करोड़ व्यय किए गए हैं। बीसलपुर पृथ्वीराज जयपुर की जो योजना है 12/3/2020 को चालू की गई। इस पर 563.93 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और 2022 तक इस काम को पूरा कर दिया जाएगा। इसके अलावा खो नागौरियान, हवा महल और शहर के अंदरूनी इलाके में भी काफ़ी काम शुरू किए गए हैं। नागौर, लाडनू शहर, मेड़ता सिटी, गोरडी, चाचान, डेगाना, इनके लिए क्रमशः 4.40 करोड़, 18.73 करोड़ और 11.85 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत की गई है। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में 14.94 करोड़ की योजना चालू की है। राजगढ़ चूरू के लिए 46.85 करोड़ की योजना शुरू की गई है और अमृत योजना के अंतर्गत 23 शहरों में 1007.36 करोड़ की योजनाएं शुरू की गई। इसमें से अब तक 549.75 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। योजना का लगभग 75% कार्य पूर्ण हो चुका है। अभी कुछ माननीय सदस्य बोल रहे थे कि 15,000 लीटर पानी का बिल माफ़ करने की जो बात की थी वो बिल्कुल धरातल पर सत्य है। 15,000 लीटर तक पानी का चार्ज नहीं लिया जा रहा है राजस्थान में, बिल्कुल निःशुल्क दिया जा रहा है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं किया जा रहा है। लेकिन 15,000 से ऊपर जो पानी का उपभोग करते हैं उनके ऊपर निश्चित रूप से नियमानुसार चार्ज लिया जाता है। जहाँ तक विभाग में लंबे समय से लोगों के सेवानिवृत्त होने से जेईएन, एईएन और एक्सीएन्स के पद रिक्त हैं। मैं सदन को बताते हुए मुझे खुशी है कि हमने 312 पद हेतु आरपीएससी को संयुक्त भर्ती परीक्षा 18/7/2019 को लिखा था। उसमें 235 पद यांत्रिक, 77 पद विद्युत संवर्ग और इसके बाद में दिसंबर 2019 में ये प्रोसेस आगे बढ़ा। बहुत शीघ्र ही इसके परिणाम आएंगे और एईएन के रिक्त पदों की आपूर्ति कर दी जाएगी। 177 जेईएन के पदों की भर्ती हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर को लिखा गया था। ये परीक्षाएं आप सब जानते हैं किसी कारण से निरस्त हो गई थी। जब भी होगी जेईएन के पदों की भी भर्ती कर दी जाएगी और 225 जेईएन पदों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा अभी हमने हाल ही में चीफ इंजीनियर, एडिशनल चीफ इंजीनियर, अधीक्षण अभियंता, एक्सीएन और इन सब अधिकारियों की डीपीसी की, उसमें लगभग 200 अधिकारियों को हमने पदोन्नतियां देने की मंजूरी दे दी है। बहुत शीघ्र उनका पदस्थापन कर दिया जाएगा। जो माननीय सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र में रानीवाड़ा से, सेव से और अन्य स्थानों से आने वाले, आपने सिवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने, हमारे मसूदा से आने वाले माननीय सदस्यों ने जो रिक्त पदों की भर्ती के बारे में चिंता व्यक्त की थी, जैसे ही ये पद आएंगे प्राथमिकता के आधार पर जहां रिक्त पद हैं उन पदों को भरने का मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। जहां तक बजट घोषणाओं का प्रश्न है, बजट घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकतर कर दी, लेकिन खास तौर से मैं शहर से कुछ संबंधित सूचनाएं आपको देना चाहूँगा। बाड़ी धौलपुर में उच्च जलाशयों की क्षमता बढ़ाने, स्रोतों का निर्माण एवं जल वितरण प्रणाली के पुनर्गठन कार्य हेतु 38 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। बाड़मेर शहर में उच्च जलाशयों के निर्माण व नई पाइपलाइन बिछाने संबंधित कार्य हेतु 10 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। उदयपुर जिले के कानोड़, फतेहनगर, सनवाड़ एवं उदयपुर शहर में उच्च जलाशयों का निर्माण, पाइपलाइन बिछाने इत्यादि का कार्य 35 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। जयपुर शहर के डिग्गी मालपुरा रोड से टोंक रोड के बीच के क्षेत्र एवं सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में
बीसलपुर योजना के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति हेतु 115 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। जयपुर शहर के सीकर रोड स्थित हरमाड़ा एवं भंडारणा क्षेत्र की पेयजल की स्थायी आधारभूत व्यवस्था हेतु पृथ्वीराज नगर के ट्रांसमिशन सिस्टम से पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु 41 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। शाहपुरा एवं विराटनगर जिला जयपुर में उच्च जलाशय एवं पाइपलाइन इत्यादि के कार्य 38 करोड़ रुपए की राशि से कराए जाएंगे। सीकर, लोसल एवं नीमका थाना क्षेत्र में पेयजल योजना के संवर्धन संबंधी कार्य 17 करोड़ रुपए की राशि से करवाए जाएंगे। जिला डूंगरपुर के गलियाकोट एवं चित्री बडगी जल योजना के पुनर्गठन संबंधी कार्य 33 करोड़ रुपए की राशि से कराए जाएंगे। भीनमाल जिला जालोर में पेयजल समस्या का निराकरण के कार्य करने पर राशि 50 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। इसके अलावा ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, लगभग 2000 नलकूप और 8000 हैंडपंप राजस्थान में लगाए जाएंगे। मैं अब माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठाए हैं उन कट मोशंस के बारे में संक्षिप्त में जानकारी देना चाहूँगा। आपको पता है मुझे कि आपको 6:40 6:50 पे जाना है, लेकिन प्रमुख रूप से चौमू से आने वाले माननीय सदस्य ने रामगढ़ को ईसरदा से जोड़ने की योजना के बारे में जिक्र किया। ईसरदा का काम बहुत तेजी से चल रहा है। ईसरदा जो है हम जल्दी से जल्दी हमारे जल संसाधन विभाग के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। इससे न केवल दौसा को बल्कि आसपास के क्षेत्रों को भी इसका लाभ मिलेगा। और पानी जो है जैसे ही जल संसाधन विभाग हमको उपलब्ध करा देगा, हम 1 साल के अंदर अंदर पेयजल योजनाओं को आगे बढ़ा देंगे। माननीय झुंझुनू से आने वाले माननीय सदस्य ने कुंभाराम लिफ्ट का जिक्र किया। कुंभाराम लिफ्ट से सीकर, झुंझुनू और उनके 31 गांवों को पानी देने की बात की। मैं इसको विभाग से दिखवाकर जो भी सहयोग कर सकता हूं करूंगा। भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जल को पंच तत्व का हिस्सा माना। मैं इससे सहमत हूँ। ये 5 तत्वों में जल प्रमुख तत्व है, किंतु प्राइवेट कॉलोनियाँ जब बनती है तो कॉलोनाइजर कहता है मैं स्विमिंग पूल बनाऊंगा, मैं वहाँ पे बिजली डालूंगा, पानी की व्यवस्था करूंगा, ये करूंगा, जिम डालूंगा, और पानी और बिजली की जो का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरा बनाता नहीं है। लेकिन फिर भी राज्य सरकार ने ये कोशिश की है कि जो जल जीवन मिशन शहरों के लिए आ रहा है और गाँवों में जो जल जीवन मिशन है, हम कोशिश करेंगे कि प्राइवेट कॉलोनी में भी कोई न कोई पॉलिसी बनाकर हम किस तरीके से पानी दे सकते हैं उसका प्रयास करेंगे। बांसवाड़ा में माई बांध है, बाढ़ का पानी गंभीरी नदी से जोड़ने का मामला ये जल संसाधन विभाग से है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपकी बात को पहुंचाऊंगा। पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने सरकारी स्कूलों में, आंगनबाड़ियों में और इस तरह के संस्थानों में जल जीवन मिशन का पानी पहुंचाने की बात की। हमारी प्राथमिकता है, भारत सरकार की भी प्राथमिकता है। जो स्कूल इसे जुड़ने हैं, हम प्राथमिकता के आधार पर इनको जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी से जोड़ेंगे। जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो उपयोगी सुझाव दिए उसके बारे में विस्तार से बता चुका हूं कि हमारा राज्य का हिस्सा 90% होना चाहिए। मांडल भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात रखी उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारे 218 गाँवों को जो मांडल करेड़ा योजना है उसकी DPR 260.08 करोड़ की बन चुकी, उसके आदेश दे दिए गए हैं। तो मैं समझता हूं कि वो सदन में हैं, तो आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं ये काम करीब करीब हो गया है आपका। मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने बागोलिया डैम 15 वर्ष से खाली है और वो खुद की सीट भी खाली है, तो जब वो मिलेंगे तब उनको बता दूंगा कि क्या करना है। खंडार से आने वाले माननीय सदस्य ने जल जीवन मिशन को तेज गति से चलाने की बात की। अब मैं पूरे सदन को ये कहना चाहता हूँ कि यदि 90% हो जाएगी तो जल जीवन मिशन दौड़ेगा, और नहीं तो फिर ये धीमी गति के समाचार रहेंगे। पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने भी
कई प्रश्न उठाए। आप निश्चित मानिए कि जोधपुर में जो राजीव गांधी लिफ्ट की 3rd स्टेज की जो योजना है उसके अंतर्गत रोड के भी काफ़ी गांव हैं। मैं समझता हूं इस योजना के शुरू होने से पाली ज़िले के रोड में बरसों से अकाल पड़ता रहता है और वहाँ का इलाका, मैं पाली का इंचार्ज रहा हूँ, मैंने देखा है कि वहाँ पर पानी की काफ़ी कमी है। लेकिन ये राजीव गांधी 3य चरण की योजना जब आ जाएगी तो इनके गाँवों की समस्या का समाधान हो जाएगा। पचपदरा से आने वाले माननीय सदस्य ने अवैध कनेक्शन हटाने की बात और भी कई माननीय सदस्यों ने कही। मैं एक अभियान चलाकर अपने विभाग को यहाँ सदन से ही ये निर्देशित करता हूँ कि वे 3 महीने तक अवैध कनेक्शन हटाने के बारे में कार्रवाई करें। और मैं जब भी आप लोग जानना चाहेंगे सदन को सूचित करूंगा कि इस अभियान में हमने कितने अवैध कनेक्शंस को काटा है। लेकिन आप लोग मेहरबानी करें सिफारिश में बताना, फिर अवैध कनेक्शन कटेंगे और टेल एंड तक पानी पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। जहां तक शिवानंद से आने वाले माननीय सदस्य ने ये कहा कि ये 10 किलोमीटर की पाइपलाइन, 12 किलोमीटर की पाइपलाइन जो है उसके नहीं होने से सिवानम में पानी का संकट, ये बात सही है। लेकिन ये आप बुरा नहीं माने, ये पुरानी सरकार का संकट है। उस समय से ही जो SPML कंपनी जो है और जो वहाँ कॉन्ट्रैक्टर कंपनी थी वो बीच में काम छोड़ गई, उसके कारण से ये संकट है। हम बराबर हमारे ECS जो हैं इसके बारे में बराबर चिंतित हैं और इसकी बराबर समीक्षा कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे या तो वो कंपनी काम शुरू कर दे, नहीं तो इसको रिसाइन करके हम इस काम को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। जहाँ तक मुंडावर से आने वाले माननीय सदस्य ने, जिला स्तर पर मीटिंग होती है, जिलाधीश स्तर पर आपको जानकारी होनी चाहिए, उसमें हर महीने मीटिंग होती है, उसमें पानी, बिजली और स्थानीय समस्याओं के बारे में आप मेहरबानी करके उसमें भाग लें तो आपकी जिले स्तर की समस्याओं का समाधान होगा। भादरा से आने वाले माननीय सदस्य ने पंजाब, हरियाणा और डैम की, मुझे बहुत खुशी है कि आप पढ़ाई करके आते हैं और आपने पौंग डैम में कितना पानी है, भाखड़ा डैम में कितना पानी है। जल स्तर निश्चित रूप से पिछले साल की तुलना में कम है और उसके कारण से हमने किसानों को वक्तन सूचित भी किया है कि हमारे बांधों में पानी कम है, इसलिए कम पानी में जो फसलें होती है उनको आप क्रॉपिंग पैटर्न बदलिए और बूंद बूंद सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन। और ये कहना चाहिए, देखिए हमारा फर्स्ट स्टेज है वहाँ 5.23 क्यूसेक्स पानी दिया जाता है और हमारा जो सेकंड स्टेज है उसमें तो हम 2 और 2.5 क्यूसेक्स में ही काम चला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा पानी देने से पंजाब में ज़मीनें खराब हो गई, वहाँ पर सेम की समस्या पैदा हो गई, हमारे यहाँ बड़ोपल में सेम की समस्या पैदा हो गई। इसलिए जब तक हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, वाटर मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ भी किसानों को इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कम पानी में अच्छी खेती, व्यावसायिक खेती, हर्बल क्रॉप्स और हॉर्टिकल्चर से संबंधित हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से किसानों को फ़ायदा होगा। किसान नहीं, आप जानते हैं कि किसानी जो है घाटे का सौदा है और अब जो ये 3 एक्ट आए हैं ये तो किसानों के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसलिए इसमें मैं चर्चा नहीं करके इतना ही कहना चाहता हूं कि क्रॉपिंग पैटर्न को बदलते हुए हमको कम पानी में अच्छी खेती करनी चाहिए, वहाँ पे भी जल की बचत करनी चाहिए। और जो आपने सुझाव दिए हैं जनता जल योजना के बारे में, बहुत से माननीय सदस्यों ने ये बात की। देखिए जब संविधान में संशोधन हुआ था और पंचायती राज संस्थाओं को और हमारे स्वायत्त शासी संस्थाओं को फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरीज के साथ जब डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र करने थे तब तो सब लोग कह रहे थे हमको ये विभाग दो, हमको ये विभाग दो, हमको वो विभाग दो। विभाग दे दिए गए, अब संभल नहीं रहे। तो ऐसी स्थिति में हमको सारे लोगों को मिलकर हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट से हम चर्चा करेंगे और चर्चा करके इसमें क्या रास्ता निकाला जा सकता है उसका प्रयत्न करने का प्रयास करेंगे। बिलानी से आने वाले माननीय सदस्य ने JJM के सुझाव दिए, उनका हम स्वागत करते हैं। अजमेर दक्षिण से आने वाली माननीय सदस्य ने स्मार्ट सिटी अमृत योजना में 130 करोड़ रुपए मिले। मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आपने स्वीकार तो किया कि राजस्थान सरकार
और भारत सरकार जो भी योजनाएं ला रही है उसका लाभ आपको मिल रहा है। और आपने 30 किलोमीटर पाइपलाइन के बारे में, बीसलपुर थर्ड स्टेज के बारे में 1.15 लाख जल कनेक्शंस के बारे में जिक्र किया। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इन कामों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आपने ब्राह्मणी नदी को जोड़ने का सुझाव दिया, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन ब्राह्मणी नदी को जोड़ने के लिए जब तक जल संसाधन मंत्री केंद्रीय सरकार गजेंद्र सिंह जी साहब मध्य प्रदेश और राजस्थान की बातचीत नहीं कराएंगे, तब तक ब्राह्मणी नदी का काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जो पूरे प्रदेश के हित के सवाल हैं उसमें हमको पक्ष और विपक्ष की दीवार को तोड़ना पड़ेगा और हमको सबको मिलकर, राजस्थान की मिलकर पैरवी करनी होगी। आज ब्राह्मणी नदी का पानी आता है तो निश्चित रूप से आने वाले 50 साल तक जयपुर में, अजमेर में, ब्यावर में और आसपास के ज़िलों में पानी की कमी नहीं रहेगी। लेकिन ब्राह्मणी नदी से जोड़ने की आप केंद्र से इजाज़त दिलाइए, हम समय ही नहीं लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल में ब्राह्मणी नदी को हम बीसलपुर से जोड़ देंगे। लेकिन इसके लिए जो आवश्यक स्वीकृति है वो तो कम से कम मिलनी चाहिए हमको। जहाँ तक डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने मेवाड़ा बांध की नहर की मरम्मत और नई नहरों को पक्का करने के बारे में जो बातें कही है उसको मैंने नोट किया है। भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य ने ER प्रोजेक्ट को पूरा करने की बात की है। करीब करीब ER प्रोजेक्ट लगभग 75% से अधिक बन गया है और इसको और आगे बढ़ाने की चेष्टा करेंगे। शेरगढ़ से आने वाली माननीय सदस्या ने राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल की ऊंचाई बढ़ाने के बारे में सुझाव दिए। मदासर हैक से शेरगढ़ में सप्लाई बढ़ाने की बात की। पुरानी और ख़राब HP और ट्यूबवेल की जगह नए ट्यूबवेल या उसको रीबोर करने का जो सुझाव दिया। सोलर नलकूप जो उन्होंने मांगे हैं इसके बारे में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनको अपना हक मिले। इसके अलावा और कोई माननीय सदस्य जो यहाँ उपस्थित है उनका राय तो हाथ खड़ा कर दो, मैं बता देता हूँ उन्होंने क्या कहा। तो 8:40 तक माननीय सभापति महोदय ने मुझे कहा था। मैं अंत में ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम सब मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। बंधा हुआ गट्ठर होता है तो वो लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, और बंधा हुआ गट्ठर नहीं रहेगा और हम पक्ष और विपक्ष अलग अलग अपनी लकड़ियाँ चलाएंगे तो कुछ भी नहीं राजस्थान को मिलने वाला है, राजस्थान पीछे रह जाएगा। मैंने दक्षिण भारत के प्रदेशों को देखा है कि जब प्रदेश का हित होता है तो सारे लोग एक पक्ष और विपक्ष एक होकर, एकजुट होकर भारत सरकार के सामने खड़े हो जाते हैं कि हमारी इस मांग को पूरा करें। ये हमारा हक है। हम कह सकते हैं कि साडा हक इत्ते रख। हम केंद्रीय सरकार से मांग कर सकते हैं कि हमारा जो हक है वो हमको मिलना चाहिए। आज ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट और जल जीवन मिशन में 90% हमारा हिस्सा, ब्राह्मणी नदी को हमारे यहाँ से बीसलपुर से जोड़ने का काम, यमुना नदी का पानी हरियाणा रोक रखा है उसको हमको दिलाने का काम, ये सारी योजनाएं आ जाएंगी तो गांव-गांव में जल कनेक्शन होने में कोई देर नहीं होगी। लेकिन हम अलग अलग रहेंगे, अलग अलग खिचड़ी पकाएंगे तो राजस्थान जो है पिछड़ा रह जाएगा। ये मेरा सदन से निवेदन है। और मैं अंत में आपकी बात से मोटिवेट हुए हैं। ये क्या आपकी बात से मोटिवेट हुए हैं विपक्ष? अच्छी बात है। और अंत में मैं प्रकृति से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप जय शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति। अगले हमारे जो भी बरसात का मौसम आए तो अच्छी वर्षा हो, हमारे बांध भरे जाएं, हमारे नदियों में पानी रहे ताकि हम राजस्थान के लोगों को जल आपूर्ति कर सकें और राजस्थान में जल संकट नहीं आए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। और अंत में सभापति महोदय आपसे निवेदन करता हूं कि मांग संख्या 27 के बारे में जो मैंने मांग रखी है उसको पारित करने की कृपा करें।